भारत के लाखों शहरी इन ममालिक में रहते हैं, काम करते हैं, अरबों डॉलर्स की तज़ीरात ज़र वतन वापस भेजते हैं। यह खित्ता इंडिया की तवानाई की दरामदात का भी सबसे बड़ा जरिया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सन 2014 में इक़्तिदार में आने के बाद से इन खलीजी ममालिक का बाकायदा दौरा करते रहे हैं। BBC के मुताबिक दिल्ली ने पहले ही मुत्तहदा अरब अमारात के साथ एक आज़ाद तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर रखे हैं और एक वसी मुआहदे के लिए GCC के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। जबकि नरेंद्र मोदी ने 2018 में अबूधाबी में पहले हिंदू मंदिर की संगे बुनियाद की तकरीब में पुरतपाक अंदाज में शिरकत की थी। मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से इस इक़दाम को भारत और खित्ते के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात की एक मिसाल करार दिया गया था। सिर्फ यही नहीं, सऊदी अरब और भारत के ताल्लुकात की बेहतरी में हाल ही में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता साल ही सऊदी अरब के शहर रियाज में एक कॉन्सर्ट हुआ जिसमें भारतीय एक्टर्स ने भी शिरकत की। पूरी दुनिया में इस हवाले से खबरें लगी। सऊदी अरब की तरफ से भारत में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी भी की गई है। रवाबाही भारत और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देने की अहमियत पर भी जोर दिया। साथ ही कश्मीर की जब खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई थी तो उसी दौरान मुत्तहदा अरब अमारात ने नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के आला सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा था, जबकि फ़लस्तीन सऊदी अरब भी नरेंद्र मोदी को मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाज चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान के साथ भी भारत के ताल्लुकात अच्छे हैं और भारत अहम मामलात पर ईरान के साथ राब्ते में रहता है, बाहिमी तिजारत भी करता है। यानी पाकिस्तान के साथ खराब ताल्लुकात के बावजूद भारत ने दीगर मुस्लिम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश की है। कश्मीर के मामलात के बावजूद भारत के अंदर मुसलमानों की हक तलफी, तशद्दुद और नफरत अंगेज़ी के बढ़ते हुए वाक़यात के बावजूद अरब दुनिया और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी ही आती रही है। अहम तिजारती ताल्लुकात रखे गए हैं और इस दौरान भारत खुद को सिफारती सतह पर मज़ीद ताकतवर करता चला गया है और जारहाना पोजीशन लेता रहा है। नतीजतन इस नहज पर पहुंच गया है कि भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान ने टीवी पर इस्लाम के आखिरी पैगंबर की तौहीन की, जिसे भारत के दोस्त मुस्लिम ममालिक भी नज़रअंदाज नहीं कर सके हैं और उस पर एक सख्त पोजीशन भारत के खिलाफ सामने आई है। इस वक्त भारतीय हुकूमत इस वाक़े से फासला इख्तियार कर रही है कि इस वाक़े से भारतीय हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर नरेंद्र मोदी मजम्मत नहीं कर रहे हैं और हुकूमती पॉलिसी के तहत तमाम मज़ाहिब के एहतराम को लाजिम करार दे रहे हैं। मगर भारत नरेंद्र मोदी की सरबराही में इस नहज पर एक दिन में नहीं पहुँचा है, बल्कि उसकी पूरी एक तारीख है। वज़ीर आज़म मोदी का भारत मुसलसल नफरत, अदम बर्दाश्त और आज़ादी इज़हार राय को दबाने की राह पर गामजन है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, रवा साल फरवरी में कर्नाटक की मुस्लिम तालिबात को तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और इस दौरान एक वीडियो सामने आई जिसमें जनूनी इंतहा पसंदों के जत्थों ने निहत्ती तालिबा का पीछा किया, उसे डराया धमकाया, मगर रियासती हुक्मरान और सियासी रहनुमा निहत्ती मुस्लिम तालिबात को ही कसूरवार ठहराते रहे। तालिबात ने इंसाफ के लिए अदालत से रुजू किया, मगर अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और हुकूमती पाबंदी को बरकरार रखा। यानी इदारे भी नरेंद्र मोदी और उनके इंतहा पसंदाना नजरियात के सामने सरेंडर करते रहे। मुसलमान तलबा से लेकर अदाकारों तक को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता साल ही भारतीय अदाकार शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ मंशियात फरोशी का केस बनाया गया। उन्हें 2 अक्टूबर 2021 में गिरफ्तार किया गया। इस दौरान आर्यान खान ने कई बार जमानत की दरख्वास्त दायर की, मगर बार बार मुस्तरद कर दी गई और उस वक्त भी यही बहस छिड़ती रही, भारत में छिड़ती रही कि बॉलीवुड में मुसलमान अदाकारों का राज करना नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व नजरिए के खिलाफ है। इसे शाहरुख खान को निशाना बनाया जा रहा है और फिर 28 अक्टूबर को 26 दिन के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया और फिर रवा साल मई में अदालत में उन पर लगने वाले इल्ज़ामात को गलत करार दे दिया गया। इस दौरान शाहरुख खान के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई गई, उनकी किरदार कुशी की गई और आज़ादी इज़हार राय को इस कदर दबाया गया कि लोगों को इस कदर खौफ दिलाया गया कि हिजाब के मसले पर भी मुस्लिम तालिबात की हिमायत में चंद आवाज़ें ही उठी, मगर ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ खामोश रहे। लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात के दौरान शाहरुख खान पर नफरत अंगेज तनकीद की गई, मगर बॉलीवुड के ज़्यादातर लोग खामोश रहे, शाहरुख खान की हिमायत में भी नहीं बोल सके। लेकिन इस मामले का भी एक पस मंज़र है और ये पस मंज़र वाज़े करता है कि कैसे मोदी हुकूमत ने एक एक करके इख्तलाफी और आज़ाद आवाज़ों को खामोश कर दिया है। भारत में वही खुलकर बात कर सकता है जो मोदी हुकूमत के हक़ में बात करे, क्योंकि मुखालिफ आवाज़ें खामोश हो गई हैं या करा दी गई हैं और अगर अब भी कोई बोले तो उसे टारगेट किया जाता है, हिरासा किया जाता है। 2020 में जब मशहूर बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होने वाले भारतीय इंतहा पसंद गुंडों के हमले में जख्मी होने वाले तलबा से इज़हार यकजहती करने गई तो तनकीद की जद में आ गई। उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने मुतनाज़ शरीयत बिल पर खुलकर बात की और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करके तनकीद की थी और शदीद गुस्से का इज़हार किया था। फिर उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स ने टारगेट किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने यहाँ अपनी ज़िंदगी के 70 साल गुजारे हैं, मुल्क के लिए खिदमत दी हैं, अगर ये मेरी भारतीय शहरियत साबित नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकता है। I've lived 70 years of my life here. I have served the country in whatever little way I could in the fields of education or in the environmental issues or social issues. If that does not prove my Indianness, then what does? And I don't have a birth certificate. I don't think I can produce one. I don't think many people I don't think many people can. So does that mean that we are all going to be excluded? And I do not need any reassurances.
that Muslims do not need to worry. I'm not worried. If living 70 years here and doing whatever I could does not prove me to be an Indian, I don't know what does. I'm not afraid. I'm not anxious. I am angry that such a law has been imposed on us. नसीरुद्दीन शाह ने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के तलबा पर पुलिस और बीजेपी के कारकुनों की जानिब से किए जाने वाले तशद्दुद की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तलबा और दानिश्वरों की तौहीन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है। ये बिल्कुल भी ताज्जुब की बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी में तलबा के लिए हमदर्दी का जज्बा नहीं है, क्योंकि वो खुद कभी तालिब इल्म रहे ही नहीं हैं। इससे पहले भी कुछ आवाज़ें उठी मगर खामोश करा दी गई और फिर एक एक करके सब खामोश होते गए। माजी में अदाकार आमिर खान ने भी भारत में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त पर बात की और उसके बाद खामोश करा दिए गए। Maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. फिर आमिर खान के खिलाफ भरपूर कैंपेन चलाई गई, तनकीद की गई और वो खामोश हो गया। उसके बाद बड़े बड़े वाक़यात पर नहीं बोल सके। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने अमन की बात की। जब भारत में पाकिस्तानी फनकारों को बुलाने पर तनकीद हुई, पाबंदियाँ लगी और इंतहा पसंदों ने शोर मचाया, तो सलमान खान ने कहा कि फनकार वीज़ा लेकर आते हैं, वो दहशतगर्द नहीं होते। कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार हैं, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा, वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। ये तो सलमान खान का वाज़े मौका, मगर फिर उन पर भी दबाव बढ़ा। पुलवामा हमले के बाद सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली फिल्म नोटबुक के लिए आतिफ असलम को गाने से रोक दिया गया और फिर सलमान खान भी खामोश हो गए, बड़े बड़े वाक़यात पर नहीं बोले। इसी तरह माजी में करण जौहर का भी यही मौक़िफ़ रहा कि फ़नकारों को काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। I don't think that's a solution. I really don't believe it's a solution. I believe there are larger forces that have to kind of come together to sort situations out, and this cannot be banning talent or art or the arts. It's not, according to me, a solution. But and you don't agree with the call for a cultural boycott of Pakistani artists? Well, you don't think it solves the issue of terrorism? I don't think it's going to solve. Agreeing or disagreeing is not the stand I'd like to take. I don't think it's that the solution. I ask anybody. I ask you that. I don't think it is. करण जौहर ने अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल में पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान को भी कास्ट किया, लेकिन फिर उड़ी हमले के बाद पाक भारत कशीदगी की वजह से उन पर दबाव पड़ा तो उन्हें अपने माजी के मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा। फिल्म में फवाद खान के सीन्स को एडिट करना पड़ा, ये खबरें आई, और आइंदा किसी भी पाकिस्तानी फ़नकार को अपनी फिल्म में कास्ट ना करने की यकीन दहानी भी उन्हें कराना पड़ी। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को भी तनकीद का निशाना बनाया गया तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो फ़नकार हैं और उसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से है। कैसा वोट बैंक यार, ये नॉनसेंस है। पढ़े लिखे हो जाओ, आगे बढ़ो। और रिलीजन मतलब जेन्युइनली किसको आपके नेबर है। मैं आपके साथ बैठ के, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप मुंबई से हैं, मैं दिल्ली से, क्या फर्क पड़ता है यार? आपके पिताजी पाकिस्तान से आए। हाँ, मतलब ये इसमें कोई मिसाल नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। हम देशवासी हैं सबके सब, सबने एक दूसरे शादी की, प्यार किया, मोहब्बत की, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर शाहरुख खान को भी नहीं बख्शा गया। हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाए गए, उनके बेटे तक को टारगेट किया गया और सबके बाद ये फिल्मी सितारे खामोश हो गए। मगर सिर्फ फिल्मी अदाकारों को खामोश करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि सहाफ़त को भी निशाना बनाया गया। 2014 में बीजेपी की हुकूमत आई तो सबसे पहले पार्टी ने मीडिया को अपने कंट्रोल में लाने का काम किया, जिससे मुल्क भर में उनकी मखसूस सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। मीडिया के बड़े बड़े इदारे इंतहा पसंदों के कंट्रोल में तस्वुर किए जाने लगे। बीजेपी के कारकुनों ने सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडे का अहम जरिया बनाया। जो सहाफ़ी लिबरल थे, प्रोग्रेसिव थे, उन्हें चुप कराने के लिए ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने नाकिद सहाफ़ियों को, लिबरल प्रोग्रेसिव सहाफ़ियों को नौकरी से निकलवा दिया। नाकिद टीवी चैनल्स और अखबारों के इश्तिहारात बंद करा दिए। मगर इस सबसे भारतीय मुआशरा तकसीम दर तकसीम होता चला गया। लेकिन बात मीडिया तक भी महदूद नहीं है। अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई और गुज़िश्ता कुछ सालों में भारत की अदालतों ने जो फैसले दिए उन्हें मुतनाज़ करार दिया जाता रहा है और ये कहा जाता रहा है कि भारतीय अदालतों का झुकाव नरेंद्र मोदी की तरफ है। और जब किसी मुल्क की अदालतें जो शहरियों के हुकूक की मुहाफ़िज़ समझी जाती हैं, जब वो सरेंडर कर दें तो रियासत को फाशिज़म की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और इस वक्त भारत में
यही सब हो रहा है इस वक्त। तो नज़र आ रहा है कि अरब ममालिक ने आवाज़ उठाई तो भारतीय जनता पार्टी पीछे हटती नज़र आई है, मगर मोदी हुकूमत जब तक ये आवाज़ नहीं उठी थी उस वक्त तक इस वाक़े के पीछे खड़ी हुई नज़र आ रही थी। नज़र आ रहा था कि वो इस वाक़े की ना मजम्मत कर रहे हैं, ना ही इसके ख़िलाफ़ कोई क्रैकडाउन करते नज़र आ रहे हैं। जो कांग्रेस के रहनुमा हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी सवाल से ट्वीट करते हुए कहा है कि अंदरूनी तौर पर तकसीम होने वाला भारत बैरूनी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। बीजेपी के शर्मनाक तासुब ने हमें ना सिर्फ तनहा कर दिया है बल्कि आलमी सतह पर भारत की पोजीशन को नुकसान पहुंचाया है।